भीषण गर्मी का मौसम था। चंपारा गांव के किनारे एक तालाब था और तालाब से सटा हुआ एक जंगल था। उस जंगल के तालाब में एक इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। प्रियतमा, 100 साल की तपस्या के बाद हम दोनों को इच्छाधारी होने का वरदान प्राप्त हुआ है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही मुमकिन हो पाया है प्राणनाथ। ये 100 वर्ष कैसे बीत गए, आपके प्रेम में मुझे पता ही नहीं चला। इतनी घोर तपस्या के बाद हम दोनों को ये वरदान ईश्वर ने दिया है, तो अब हम कभी अलग नहीं होंगे, ये हम कसम खाते हैं। और जो भी हमें अलग करने की कोशिश करेगा वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। क्रोधित मत हो प्रियतमा, अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। तुम इस तरह क्रोधित मत हो, अब सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा हम दोनों के बीच। वहीं दूसरी तरफ उसी गांव के लोग गर्मी से बहुत परेशान थे। गर्मी से मानो उस गांव का हर आदमी उबल रहा था। अरे खबरी लाल, बहुत गर्मी करवाए हो इस बार है? अब तो ऐसा लग रहा है कि दिन भर बस फ्रिज में बैठे रहे। फिर बिना सर पैर की बात करी तुमने है? अरे फ्रिज में बैठने की क्या जरूरत है, उसी के अंदर किचन बाथरूम सब बनवा लो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है भैया, जा रहे हम बगीचे में आराम करने। पहली बार सही बात की तुमने है। गजोधर वहां जाने लगता है, तभी खबरी लाल जोर से चीखता है, अरे बचाओ बचाओ, अरे गजोधर चाचा बचा ले हो। तो कहाँ चिल्ला रहे हो भाई? अरे सांप सांप। गजोधर उस सांप को देखता है। वो सांप सीधा चला जा रहा था। अरे अरे ये तो बहुत बड़ा सांप है, इसको मारना होगा, वरना अगर गांव में किसी के घर में घुस गया तो किसी को भी काट सकता है ये। हाँ चाचा, ये तो गांव की तरफ ही जा रहा है। अरे मारो इसको मारो। अरे गांव वालों जल्दी आओ, सांप निकला सांप। गजोधर और खबरीलाल जोर जोर से चिल्लाकर गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं और सभी लोग लाठी से मार मार कर उस सांप को मार डालते हैं और गांव के उसी तालाब में फेंक देते हैं। चलो बच गए भैया। गजोधर, खबरीलाल और गांव वाले मिलकर उस सांप को तालाब में फेंकने के बाद अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। तभी वहां पर वही नागिन आ जाती है। देखते ही देखते वो एक बहुत ही खूबसूरत औरत का रूप ले लेती है। बिना किसी कारण के इन लोगों ने मेरे नाग को मार दिया, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगी। अभी कुछ ही समय पहले नाग नागिन के जोड़े आपस में कभी जुदा ना होने की कसमें खा रहे थे, लेकिन नाग की हत्या होने के बाद वो नागिन गजोधर के घर तक रेंगते हुए पहुंच जाती है, लेकिन घर में घुस नहीं पाती। गर्मी बहुत थी, इसीलिए वो नागिन एक ठंडी सी जगह ढूंढने लगी और गजोधर के घर के पास वाले तालाब में उतर गई। वहां बैठकर वो गजोधर के घर पर नजर रखने लगी। उधर गजोधर अपने घर आता है और उसकी बीवी पानी लेकर आती है। पानी उबाल कर लाई हो क्या? इतनी गर्मी पड़ रही है, पानी उबालने की जरूरत ही नहीं है। पापा पापा, इतनी गर्मी हो रही है, प्लीज एक फ्रिज ले आओ ना। जब से हमारी शादी हुई है तब से तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी है, अब कम से कम अपनी बेटी की बात तो मान लो। ठीक है, थोड़ी देर आराम करने दो, शाम होने दो, मैं फ्रिज ले आऊंगा। इतना सुनते गजोधर की बीवी और उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती हैं। शाम को वो फ्रिज लेने के लिए मार्केट चला जाता है। अरे भैया कोई बढ़िया सा फ्रिज दिखाओ। आपको सिर्फ बढ़िया फ्रिज नहीं चाहिए, आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि आपको सबसे सस्ती लेकिन सबसे अच्छी फ्रिज चाहिए, है ना? अरे भैया तुम तो अंतर्यामी निकले। गजोधर को एक फ्रिज पसंद आ जाता है और फ्रिज लेकर घर चलाता है। गजोधर को फ्रिज लाते हुए देखकर नागिन खुश होती है। गर्मी की वजह से मैं घर के अंदर नहीं घुस पा रही थी। घर के अंदर घुसकर मुझे मौके का इंतजार करना है। अब मैं ठंडे ठंडे फ्रिज में घुस जाऊंगी और सही मौका देखकर गजोधर फ्रिज लाता है और वो नागिन चुपके से घर के अंदर घुस आती है। पापा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। चलो अब चलो चलकर सो जाते हैं, सुबह तुम हम सब के लिए आइसक्रीम बनाना बेटा है। उन दोनों की बातचीत के बीच में वो नागिन कब फ्रिज के अंदर घुस जाती है ये उन दोनों को पता ही नहीं चलता। रात में गजोधर का परिवार सो जाता है। नागिन फ्रिज के अंदर बैठी हुई थी। अरे वाह, यहाँ तो बहुत ठंडक मिल रही है, इससे अच्छी जगह मेरे लिए और कौन सी होगी। फ्रिज में रखे फल और ठंडा पानी वो नागिन पीने लगती है और उसकी आवाजें बाहर तक आने लगती हैं। तभी गजोधर की नींद खुल जाती है।
ये कैसी आवाज है भाई? अरे उठो उठो। क्या हुआ? इतनी रात में भी तुम्हें चैन नहीं है? अरे तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है? मुझे लगता है फ्रिज के अंदर कोई चूहा घुस गया है। तो जाकर चूहे को भगा दो ना। चूहे से भी डर लग रहा है क्या आपको? जब तुम जैसी चूहिया से मुझे डर लगता है तो चूहा तो बहुत बड़ी बात हो गई। उस फ्रिज से आवाजें और भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगती हैं। गजोधर और उसकी बीवी भागकर फ्रिज के पास जाते हैं और जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खोलते हैं, अंदर नागिन ने सारे फल खा डाले थे। उसे देखकर दोनों डर जाते हैं। ये तो चूहा नहीं, सांप है। भागो भागो, पता नहीं किस जंगल से फ्रिज उठाकर ले आए हो। गजोधर की बीवी डर कर वहां से भाग जाती है। गजोधर भी वहां से भागने वाला ही होता है, लेकिन तभी वो बाहर आ जाती है और इंसान का रूप ले लेती है। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो गजोधर? मैं न जाने कितने समय से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, और तुम्हारे आदमियों को भी, जिसने उस दिन बिना किसी गलती के मेरे पति की हत्या कर दी थी और तालाब में फेंक दिया था। गजोधर को अब सब कुछ याद आ जाता है। तो वो तुम्हारा पति था क्या? हमें माफ कर दो, हम लोग वहाँ पर बैठे थे, अचानक एक सांप आ गया तो हम लोग डर गए। तुम इंसान डरने के बाद इतने खतरनाक हो सकते हो तो सोचो, जब तुम लोग नहीं डरोगे तब कितने खतरनाक बन जाओगे। इसलिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उस नागिन के मुंह से ये लफ्ज सुनते ही गजोधर अपने घर से बाहर भाग जाता है और जोर जोर से खबरीलाल को बुलाने लगता है। थोड़ी देर में वहां पर खबरीलाल और बाकी के गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। अरे आधी रात को क्यों चिल्ला रहे हो गजोधर चाचा? अरे वो नागिन हमें मार डालेगी भैया। फिर फालतू की बात करने लगे। कहाँ है नागिन, बताओ। हम गांव वाले मिलकर उसे मार मार कर तालाब में फेंक देते हैं। इतने में रेंगते हुए वो नागिन वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे गांव वालों, ये देखो सांप, जल्दी से अपनी लाठी लेकर आओ। अरे नहीं नहीं, अरे रुक जाओ सब लोग, इसे मत मारना। अरे सठिया गए हो क्या चाचा? हैं? ये तुम्हारी बुआ की लड़की है क्या? इतने में वो नागिन इंसानी रूप में आ जाती है, जिसे देखकर गांव वाले डर जाते हैं। कल तुम लोगों ने मेरे नाग को बिना किसी वजह के ही मार डाला। मैं उसका बदला लेने आई हूँ। तुम सबको मार दूंगी। तभी वहां पर उन सभी की बीवियां आ जाती हैं। वो इच्छाधारी नागिन पूरी कहानी सभी गांव वालों को बताती है। इसीलिए अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इन लोगों ने मेरा सुहाग उजाड़ा है, अब मैं तुम लोगों का सुहाग उजाड़ कर अपना बदला लूंगी। तभी वहां पर मौजूद सभी की बीवियां उस इच्छाधारी नागिन के सामने हाथ जोड़ने लगती हैं और अपने पतियों की जान की भीख मांगने लगती हैं। मुझे पता है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है। इन लोगों को बिना किसी वजह किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे सुहाग को इन लोगों ने उजाड़ दिया, इसीलिए तुम पति के होने के गम को अच्छी तरह समझ सकती हो। मुझे पता है कि तुम गजोधर की बीवी हो और तुम खबरीलाल की, लेकिन मैं सिर्फ अपने पति के कातिल को मारना चाहती हूँ और किसी को नहीं। आप हमारे पतियों की जान मत लो, उनके बदले आप हम सभी की जान ले लो। इस तरह सभी औरतें अपनी जान देने को तैयार हो जाती हैं, जिससे उस नागिन को सभी औरतों पर दया आ जाती है और बिना कुछ बोले वो नागिन का रूप लेकर रेंगते हुए वहां से चली जाती है। आज हमें पता चला कि इन जानवरों के अंदर भी दया भाव होता है। हमने बहुत बड़ी गलती की है। चलो हमारे साथ उस तालाब के पास। गांव के सभी लोग मिलकर उस नाग को तालाब से ढूंढ कर ले आते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके अलावा उस नाग का मंदिर भी बनवा देते हैं। अब उस मंदिर में वो नागिन रहने लगती है और गांव वालों की रक्षा भी करती है। इस तरह सभी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगते हैं। कहाँ हो सुनीता? जल्दी करो, फिर मुझे काम पर भी जाना है। जी आई, बस 2 मिनट दीजिए, बस तैयार हो ही गई। पारस एक सरकारी ठेकेदार था। उसकी अपनी एक छोटी कंपनी थी जो ठेके पर सड़कें बनाती थी। सुनीता उसकी पत्नी थी। दोनों खुशी खुशी रहते थे। ये दोनों ही भगवान शिव शंकर के बड़े भक्त थे। पारस और सुनीता के पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। इनकी शादी के 5 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अब तक इनका जीवन बच्चे के किलकारियों के लिए तरस रहा था। हाँ तो सुनीता, क्या मांगा शंभू से? मैं क्यों बताऊं? बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुमने यही मांगा होगा कि तुम्हारी सूनी गोद भर जाए। नहीं तो अब मैंने तो भगवान से मांगा कि आप ऐसे ही हमेशा तरक्की करते रहें। इतना कहकर सुनीता चुप हो गई। उसकी लड़खड़ाती जुबान को सुनकर पारस को समझ आ गया था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने सुनीता से कुछ नहीं कहा और बात को बदल दिया।
ताकि इस बारे में सोचकर सुनीता को और दुख ना हो। फिर कुछ दिनों के बाद, सुनीता, सुनीता कहाँ हो? क्या हो गया जी? अरे सुनीता, आज मैं बहुत खुश हूँ। लो, सबसे पहले ये गुलाब जामुन खाओ। अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? तुम्हें याद है मैंने 3 महीने पहले एक टेंडर भरा था, वो भरतपुर वाली सड़क का? हाँ याद है मुझे। हाँ, तो वो पूरी सड़क बनाने का ठेका मुझे मिल गया है। अरे वाह, सब भगवान की कृपा है। हाँ सुनीता, ये काम बहुत बड़ा है। सोच रहा हूँ कि इस बार जब उसकी पेमेंट आएगी ना, तो अपने सारे मजदूरों को अच्छा बोनस दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात सोची आपने। अच्छा ये बताओ कि काम कब से शुरू करना है? बस कल से ही। इंजीनियर्स को साथ लेकर जाना है, पहले जंगल में जाकर सर्वे करना है और बस उसके बाद से काम शुरू। जंगल जाने पर वहां क्यों? तुम्हें पूरी बात समझाता हूँ। असल में भरतपुर शहर से दूर बसा एक छोटा सा कस्बा है। वहां से शहर आने के लिए अभी पूरे 20 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। लेकिन जिस जंगल के पास भरतपुर बसा हुआ है, अगर उस जंगल के किनारे किनारे सड़क बनाई जाए तो ये दूरी सिर्फ 10 किलोमीटर रह जाएगी। तो बस सरकार यही सड़क बनवाना चाहती है और इसी सड़क को बनाने का टेंडर मुझे मिला है। लेकिन इसके लिए आपको जंगल में काम करना पड़ेगा जी। वहां तो जंगली जानवर भी होंगे ना? हाँ, पर तुम चिंता मत करो। काम के दौरान मेरी और मेरे मजदूरों की सुरक्षा के लिए वन विभाग के 2 गार्ड्स वहां हमेशा मौजूद रहेंगे। चलो अब जल्दी से मेरी पैकिंग करवा दो, अब कल सुबह ही सर्वे के लिए निकलना है। पारस दिल का बहुत अच्छा आदमी था। वो नया ठेका मिलने से बहुत खुश था। फिर अगले ही दिन पारस अपने इंजीनियर के साथ उस जंगल में पहुंच गया। उसके साथ वन विभाग का एक गार्ड रामलाल भी था। क्यों रामलाल जी, यही है वो जंगल? हाँ सर, यही है वो जंगल। तो यहाँ शेर वगैरह भी है क्या, या सिर्फ ऐसे ही घना जंगल है? सर सब कुछ है यहाँ। हाथी, शेर, भेड़िया और मतलब और क्या है? पुरानी कहानियां हैं हुजूर। कुछ लोगों का मानना है कि इस जंगल में एक इच्छाधारी नागिन भी रहती है। अरे वाह, ये तो कमाल है। तो ये बताइए कि उस इच्छाधारी नागिन को कभी किसी ने देखा भी है, या फिर ऐसे ही हवा में बातें? अब सुना तो है कि गांव के 2 लोगों पर जब यहाँ जंगली भेड़ियों ने हमला कर दिया था, तब वो आई थी उन दोनों को बचाने। अच्छा, पर हमने तो हमेशा सुना है कि नागिन, खास तौर से इन इच्छाधारी नागिनों को हमेशा इंसानों से बदला ही लेना होता है। अब नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर आप उनका नुकसान नहीं करेंगे तो वो आपको नुकसान क्यों पहुंचाएंगे भला? हाँ रामलाल जी, ये बात तो आपने ठीक कही। अच्छा रामलाल जी, अब चलते हैं यहाँ से। इंजीनियर बाबू ने सर्वे कर लिया होगा और फिर कल से पेड़ को काटने का काम भी तो शुरू करना है। पारस और रामलाल वहाँ से चले गए। अगले दिन सुबह से ही मशीनों से पेड़ों के कटने का काम शुरू हो गया। तभी पारस ने अपने मजदूरों से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग। जहाँ जहाँ निशान लगा है उससे बाहर एक भी पेड़ नहीं कटना चाहिए, ठीक है? सड़क अपनी जगह है, लेकिन जंगल को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। और मशीन चलाते हुए इस बात का भी ख्याल रखना कि मशीन के नीचे कोई छोटा जानवर, कोई घरौंदा या किसी जानवर का बिल ना हो, ठीक है? चलो अब थोड़ा ब्रेक लो, क्योंकि खाना आ गया है। खाने के बाद फिर से काम शुरू करेंगे। पारस के मन में ये बात चुभ रही थी कि उसे सड़क बनाने के लिए कई पेड़ों को काटना पड़ रहा था, पर सड़क बनाने के लिए ऐसा करना जरूरी था। फिर उसी शाम जब उस दिन का काम खत्म होने ही वाला था, तभी मशीन का ऑपरेटर पारस के पास भागा भागा आया। सर जल्दी चलिए। क्या हुआ? सर वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है। जब मैं उसे काटने गया तो देखा कि उस पेड़ के नीचे बहुत घना झाड़ियां हैं। उन झाड़ियों को हटाया तो वहां पर अंडे मिले हैं। पूरे 7 अंडे हैं सर। हैं? किस जानवर के हैं वो अंडे? पता नहीं सर, वो काफी बड़े अंडे हैं और बहुत चमक भी रहे हैं। अंदाजा ही नहीं है कि किस जानवर के अंडे हो सकते हैं। आप चल के देखिए ना सर। ऑपरेटर की बात सुनकर पारस उस पेड़ की तरफ चल दिया। उसने देखा कि वाकई पेड़ के नीचे एक बिल जैसा बना हुआ है, जहां सफेद रंग के चमकदार 7 अंडे रखे हुए थे। पारस ने फिर तुरंत रामलाल को बुलवाया। उन अंडों को देखकर रामलाल बुरी तरह घबरा गया और घबराते हुए बोला, सर हो ना हो ये उसी नागिन, मतलब उसी इच्छाधारी नागिन के अंडे हैं। क्योंकि देखने से तो ये किसी नागिन के अंडे ही लग रहे थे, लेकिन ये इतने बड़े हैं तो किसी साधारण नागिन के नहीं हो सकते। और वैसे भी फिलहाल हम उसी के इलाके में हैं जहां उस
इच्छाधारी नागिन के होने की खबरें हैं। रामलाल इससे ज्यादा कुछ कह पाता तभी पीछे झाड़ियां हिलने की आवाज आई तो सभी लोग डर के मारे कांपने लगे। रामलाल खतरा भांपते ही वहां से सबसे पहले भागा। उसे भागता देखकर सारे लोग कस्बे की तरफ भागने लगे। पारस उन्हें रुकने के लिए कहता रहा लेकिन कोई नहीं रुका। अब पारस वहां बिल्कुल अकेला खड़ा था। तभी अचानक उसे सामने से दो भेड़िए उसी की तरफ आते दिखाई थे। वो दोनों बहुत ही खतरनाक दिख रहे थे और उन्हें देखकर पारस भी घबरा गया। लेकिन उन भेड़ियों का ध्यान पारस पर नहीं बल्कि उन अंडों की तरफ था जो पारस से कुछ ही दूर थे। भेड़िए तो अंडे नहीं देते, इसका मतलब ये भेड़िए इन अंडों को खाने आए हैं। नहीं, ये अंडे किसी के भी हों, मगर हैं तो इनके अंदर भी किसी का बच्चा ही ना। मुझे इनकी रक्षा करनी ही होगी। पारस ने फौरन जमीन पर पड़ा डंडा हाथ में लिया और जाकर भेड़ियों से भिड़ गया। पारस उन दोनों भेड़ियों से भिड़ नहीं पा रहा था। वो दोनों पारस पर भारी पड़ रहे थे। पारस को लगने लगा कि आज अंडों से पहले भेड़िए उसे ही मार डालेंगे। लेकिन तभी अचानक वो भेड़िए पारस से दूर जाने लगे। पारस के पीछे से किसी के फुफकारने की आवाज आ रही थी। पारस जैसे ही पलटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वहां एक विशाल नागिन खड़ी हुई थी। वो नागिन इच्छाधारी थी, मतलब कि आधी इंसान और आधी नागिन के रूप में, जिसकी आंखें गुस्से में लाल थी। वो फौरन आगे बढ़ी और उसने एक भेड़िए को उठाकर इतनी जोर से पटका कि दूसरा भेड़िया ये सब देखते ही भाग खड़ा हुआ और पहले वाला भी लंगड़ा कर वहां से चलता बना। पारस अब सुरक्षित था, लेकिन अपने सामने इतनी बड़ी और वो भी एक इच्छाधारी नागिन को देखकर पारस की हालत खराब थी। मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं तो बस। तुम क्या कर रहे थे मैं अच्छे से जानती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम न होते तो वो भेड़िए मेरे अंडों तक पहुंच ही जाते। आप तो बोल रही हो? ओह हाँ, मतलब आप तो बोल भी सकती हो। आप चिंता मत करो, आपके अंडों को कोई कुछ नहीं करेगा। मैं अपने सारे लोगों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। नहीं, तुम अपना काम करते रहो। तुम नहीं बल्कि मैं अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। वैसे भी अब ये जगह मेरे अंडों के लिए सुरक्षित नहीं, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक भेंट देना चाहती हूँ। आप एक काम करिए, इनमें से एक अंडा आप ले जाइए, मेरी तरफ से भेंट समझकर। अब नहीं, मैं नहीं ले सकता। वैसे भी मैं क्या करूंगा इस अंडे का? मुझे सांप पालने का कोई खास शौक है भी नहीं वैसे। ये मेरी भेंट है आपको, तो आपको इसे लेना तो होगा ही। आप चिंता मत कीजिए, ये कोई साधारण अंडे नहीं है, बल्कि एक इच्छाधारी नागिन के जादुई अंडे हैं। इनमें से एक अंडा अपने घर ले जाओ और अपनी पत्नी के साथ उसे भगवान शिव के चरणों में रख देना। फिर जो भी मन्नत मांगोगे वो पूरी होगी। इतना कहते ही नागिन ने अपना एक अंडा उठाकर पारस की तरफ बढ़ा दिया। नागिन की बात मानने के सिवाय पारस के पास अब कोई चारा नहीं था। इसके बाद वो इच्छाधारी नागिन अपने बाकी अंडों को लेकर वहां से चली गई। फिर पारस ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस इच्छाधारी नागिन ने उसे करने को कहा था। सुनीता और पारस ने उस अंडे को भगवान शिव के चरणों में रखा और हाथ जोड़कर वही मुराद मांगने लगे जो हर रोज मांगते थे, अपने लिए एक संतान। फिर अगले ही पल अचानक कुछ टूटने की आवाज आई और पारस और सुनीता ने अपनी आंखें खोली। वो जादुई अंडा पहले से काफी बड़ा हो चुका था और उसमें दरार भी पड़ चुकी थी। फिर जैसे ही वो अंडा फूटा तो उसके अंदर से एक बड़ी ही प्यारी सी बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। पारस और सुनीता की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि वो दोनों अब ना तो बे औलाद थे और ना ही दुखी।